अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1 पार्ट नंबर 9। तो जो लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है वो कंटिन्यूशन ही है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के टॉपिक की। तो जो आज का लेक्चर है वो कंप्राइज होगा दो टॉपिक्स पर। एक है सी पैक और जो सेकंड वन है वो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड P3W। तो जो सी पैक है उसको हम ज़रा सा बस गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल हैं, क्योंकि जो इसका इम्पोर्टेंट फेज़ है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि जो OBOR है उसके कुछ फेजेस हैं। जिस तरह जो फर्स्ट फेज़ है उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करना है, इसी तरह जो सी पैक है उसके भी कुछ फेज़ हैं। सीपैक का जो वन फेज है वो यही है कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करना है, और जो सेकंड फेज है उसमें हमने देखना है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो उससे हमने फ़ायदा कैसे उठाना है या हमने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कैसे करना है। तो आज के टॉपिक में मैं बस आपको थोड़ा सा सीपैक के बारे में ओवरव्यू दूंगा, बट जो सीपैक का मैंने अलग से एक टॉपिक प्रिपेयर किया है फेज 2 से रिलेटेड, तो उसमें मैं डिटेल से आपको सी पैक और उसके तमाम फेजेस की डिटेल दूंगा। तो आइए ज़रा सा ओवरव्यू देखते हैं अबाउट सी पैक। सी पैक इज़ अ 3000 किलोमीटर चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क प्रोजेक्ट अंडरटेकन इन पाकिस्तान। This sea and land-based corridor is aimed to secure and reduce the passage for China's energy imports from Middle Eastern countries by avoiding existing route from the Straits of Malacca between Malaysia and Indonesia। अच्छा जी, ये जस्ट इंट्रोडक्शन ही है, आप देख लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा, इस पर कोई समझाने वाली बात नहीं है। जो समझाने वाली बात है वो मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ मैप पर, जो सी पैक का मैप है कि इसकी असल में इम्पोर्टेंस क्या है। मैप पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सी पैक क्या हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है शॉर्ट टर्म गोल, कि हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अचीव करनी है, क्योंकि जो चाइनीज पॉलिसी है वो क्या कहती है कि डेवलपमेंट इक्वल सिक्योरिटी। तो जो सी पैक का भी गोल है वो यही है कि पाकिस्तान में हमने जो इकोनॉमी है उसको बेहतर करना है, ये शॉर्ट टर्म गोल है। बट जो लॉन्ग टर्म गोल है वो हमें साफ वाज़े है, जो कि हमने अपने इंडियन ओशन के लेक्चर में प्रिपेयर किया था कि जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं या जो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है उसको हमने देखना है, या उन गोल्स को हमने कवर करना है। इंडियन ओशन में हमने कैसे जो है वो डिप्लोमेसी खेलनी है या क्या डॉक्ट्राइन जो है वो हमने यूज़ करनी है। तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो जस्ट पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल करना है। यहाँ पर एफडीआई का एनवायरनमेंट जो है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना है। बट जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो ये है कि हमने जो इंडियन ओशन है उसमें चाइना और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको डटर करना है। अच्छा जी, आते हैं अपने इमेज पे। तो मैं थोड़ा सा आपको मैप के बारे में बताता चलूँ। 46 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, और आई थिंक अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो मोर देन 60 बिलियन डॉलर कैलकुलेट की गई है। अच्छा जी, अब इशू ये है कि चाइना जो है वो अपनी जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं या जो मिडल ईस्ट से दूसरी एनर्जी इंपोर्ट्स हैं वो अरेबियन सी से होती हुई साउथ चाइना सी में आती हैं। तो साउथ चाइना सी का ये इशू है कि 2011 में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने चाइना की जो मलकियत है, चाइना क्योंकि इसको अपने मलकियत समझता है, तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने इस समुंदर की जो मलकियत है वो फिलीपीन, वियतनाम, जापान और कोरिया को ट्रांसफर कर दी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में चाइना के लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि अगर ये जो कंट्रीज हैं वो अपना कोई ब्लॉक बना लेती हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो चाइना की जो ट्रेड है वो हॉल्ट हो सकती है। तो चाइना के पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो ट्रेड कर सके। तो चाइना ने जो है फिर पाकिस्तान का सहारा लिया और सी पैक को स्टार्ट किया। अब सी पैक से क्या होगा, ना तो चाइना को पूरा अरेबियन सी क्रॉस करना पड़ेगा, ना जो कंटेस्टेड एरियाज हैं उनको क्रॉस करना पड़ेगा, जिस तरह साउथ चाइना सी है, देन स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो कि मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया से हुई भी आती है। तो वहां पर फ्यूचर में
कोई एस्केलेशन होती है तो चाइना के लिए इशू वो भी हो सकता है। तो चाइना ने सी पैक के थ्रू क्या किया कि वो रेड सी या गल्फ से जो भी इंपोर्ट करेगा या अपने कंट्री से कोई भी एक्सपोर्ट करेगा तो वो काशगर से होती हुई इस्लामाबाद, देन इस्लामाबाद से होती हुई गवादर पोर्ट पर आएगी और यहाँ से फिर तमाम दुनिया को सप्लाई हो सकेंगी। अब चाइना के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि ना तो उसको इतना लंबा ट्रेड रूट यूज़ करना पड़ेगा, एक तो ये ट्रेड सिक्योर भी होगी, सेफ भी है और शॉर्टेस्ट है, तो जिससे चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो और कम हो जाएगी और दुनिया को और चीपली प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। इस वजह से सी पैक की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तभी तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़बरदस्त जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है कि यहाँ से पूरी दुनिया को जो ट्रेड है वो आसानी से की जा सकती है। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं उनको हम अपने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के टॉपिक में डिटेल से कवर करेंगे कि कैसे पाकिस्तान से होती हुई सेंट्रल एशिया, देन सेंट्रल एशिया से यूरोप की मार्केट पे जाया जा सकता है। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि चाइना ने अपने ट्रेड रूट को शॉर्ट करने के लिए और सिक्योर बनाने के लिए पाकिस्तान में एक कॉरिडोर जो है वो बिल्ड किया है और सी पैक से ना सिर्फ चाइना को फ़ायदा होगा बट पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा क्योंकि जहाँ जहाँ से फिर ट्रेड होगी रास्ते में जो वेंडर इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल होगी। देन जहाँ जहाँ से ये मेन रोड जाएगी वहाँ वहाँ आपको पता है कि रियल एस्टेट का काम जो है वो बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा। इवन जब पूरी तरीके से ट्रेड स्टार्ट होगी तो यहाँ पर होटल्स वगैरह भी बनने शुरू हो जाएंगे जिस वजह से पाकिस्तान की जो आवाम है उनको रोजगार के मौके बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जब ये ट्रेड शुरू होगी देन इन्हीं रास्तों पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी क्रिएट किए जाएंगे। और लास्ट में एक और चीज़ आपने नोट करनी है या याद रखनी है कि सी पैक से ना सिर्फ चाइना को ट्रेड जो है उसमें आसानी होगी बल्कि जो इनका ये काश्गर का एरिया है ये वेस्ट में आता है तो ये जो इनका वेस्टर्न रीजन है चाइना का ये इतना डेवलप नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाइना की 20% जो पॉपुलेशन है वो रहती है, बाकी जो पॉपुलेशन है वो साउथ ईस्ट की तरफ रहती है। तो चाइना के लिए ये एक और अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट होती है कि वो काश्गर के एरिया में जो नॉर्थर्न वेस्टर्न एरिया है यहाँ पर डेवलपमेंट्स करके या यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा के तो रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और वहाँ के लोगों को अच्छे मीन्स ऑफ सोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहाँ का जो रीजन है वो स्टेबल हो सकता है इकोनॉमिकली। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर अबाउट B3W। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चाइनीज इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए यूएस ने क्या स्ट्रेटजीज यूज की हैं, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड countering OBOR. At a G7 summit in June 2021, the West set out its plan with the spiffy abbreviation B3W, Build Back Better World. It pitches B3W as a value-driven, high-standard and transparent infrastructure partnership led by major democracies. The acclaimed hallmark of Build Back Better World is its economic viability, alignment with the Paris Agreement, environmental and social sustainability standards, laws and regulations. Moreover, it is the largest on-paper investment project in the history of the modern world according to a $40 trillion global infrastructure initiative focusing on climate change, health security, digital technology, gender equality, market development, and clean energy. The initiative manifests the Blue Dot Network, which aims to create a global network through lending-based financing to build roads, bridges, airports, ports and power plants. Out of the total investment of $40 trillion, the first phase will incorporate $7 trillion by 2035. Keeping in mind the economic size of B3W countries, ceteris paribus, it can undermine China's Belt and Road Initiative in Asia, Africa and Middle East but not in the foreseeable future. अच्छा जी, OBOR को काउंटर करने के लिए यूएसए ने और
जो उसके एलाइज हैं, जो ग्रुप 7 के एलाइज हैं, जिनको हम G7 कहते हैं, सॉरी ग्रुप 7 के जो मेंबर्स हैं G7 कंट्रीज, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम जो है OBOR की तरह एक प्लान डिवाइस करते हैं दुनिया के उन कंट्रीज के लिए जो कि अभी अंडर डेवलप्ड है, या जहां पर जो चाइना है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्योंकि जो चाइनीज OBOR है उसको तो इन्होंने पूरी दुनिया में मशहूर करवा दिया है कि ये एक डेट ट्रैप है, क्योंकि कंट्रीज में ये इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि जो कंट्रीज होती हैं वो पे बैक नहीं कर सकती। तो जो चाइनीज बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए B3W जो है वो डिवाइस किया गया है। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि कंप्राइज होगा $40 ट्रिलियन पर, जबकि जो चाइनीज BRI है उसकी टोटल नेटवर्क अभी तक $700 बिलियन के करीब है। तो इतनी बड़ी फिगर कोट करना और ये जो आजकल का रिसेशन चल रहा है इसमें, तो ये एक बहुत ही एब्सर्ड बात है। बट फिर भी हम इसको जरा अगर हम कंपेयर करें B3W को OBOR से, तो जो OBOR है उसका मेन पर्पज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बट जो OBOR है वो बेस करता है वैल्यू ड्रिवन या हाई स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स पर, जिस तरह के हेल्थ सिक्योरिटी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जेंडर इक्वालिटी है। तो इन्होंने इन चीज़ों पर मोस्टली इन्वेस्ट करना है। तो आइए इसका आराम से हम एनालिसिस करते हैं कि ये कितना हेल्पफुल होगा चाइनीज OBOR को काउंटर करने के लिए। Objectives of B3W: it will be a value-driven, high-standard and transparent infrastructure partnership. Through B3W, the G7 and other like-minded partners will coordinate in mobilizing private sector, focusing on climate change, health security, digital technology and gender equality. तो इनका जो मेन फोकस है वो इन 4 एरियाज पर है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो दुनिया है उसको सबसे बड़ा खतरा जो है वो क्लाइमेट चेंज से है। पाकिस्तान के एग्जांपल ले, लास्ट ईयर जो फ्लड आया उसने $30 बिलियन जो है उसका लॉस किया। देन हेल्थ सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी भी हमने देखा 2019 में जब कोविड आया तो उसने भी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको डिरेल किया, और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस बियर करना पड़ा। देन डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आजकल जिस तरह 5G वॉर चल रही हैं कंट्रीज के बीच में, तो ये इस चीज को भी कवर करेगा। देन जेंडर इक्वालिटी है, तो ये जो जेंडर इक्वालिटी है इसको भी प्रमोट करेगा। बातों की हद तक तो ये बहुत बेहतरीन एक प्रोजेक्ट लग रहा है, बट देखते हैं कि इसकी फाइनेंसिंग वगैरह या इस पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे होगी। 2 फंडामेंटल पिलर्स हैं B3W के, ये इंक्लूसिव होगा और इट मस्ट नॉट फोकस ऑन पॉलिटिक्स एंड विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जी इसमें किसी किस्म की भी सियासत नहीं है, जिस तरह हमने OBOR में देखा कि चाइना जो है वो पहले इन्वेस्ट करेगा, देन जो कंट्रीज होंगे जिनमें इन्वेस्ट किया होगा वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सर्ट करेगा। बट ये इंक्लूसिव होगा, जामे होगा, हर किस्म की इसमें डेवलपमेंट्स होंगी और ये विदाउट किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के स्टार्ट होगा। स्कोप क्या है B3W का, यही हमने पहले पढ़ा है ऑब्जेक्टिव्स में, यही इसके स्कोप है। हेल्थ केयर है, जेंडर इक्वालिटी है, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट है एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी है। डायरेक्ट आते हैं हम अपनी फंडिंग पर कि B3W की फंडिंग जो है वो कैसे होगी। द G7 communique commits each of its member to mobilize the needed financing from their own development institutions, bilateral partnerships, multilateral development banks and other international financial institutions. B3 also aspires to mobilize substantial private capital for its infrastructure investment, which typically has been challenging due to the perceived risk in developing and emerging markets, including weak rule of law, macroeconomic instability and environmental, social, health and safety hazards. अच्छा जी, जो B3W की फाइनेंसिंग होगी वो ऐसी होगी कि जो G7 कंट्रीज है, ग्रुप 7, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और US एंड UK जो हैं वो शामिल हैं, वो अपने अपने बैंक से फंड जो हैं वो ट्रांसफर करेंगे B3W के प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करेंगे वहां से, और जो अपने कंट्री का हर साल 1% GDP होगा वो भी ये लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके साथ साथ जो बायलैटरल पार्टनरशिप्स होंगी या जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिस तरह IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो इनको सपोर्ट करेंगे या B3W के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। तो अब मजे की बात ये है कि इनसे ये इम्प्लीमेंटेशन कराएगा कौन,
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कितना फंड देंगे, जो बायलैटरल पार्टनरशिप्स के थ्रू ये कैसे होगा, यहाँ से कितनी फंड रेजिंग होगी या यहाँ से कितने डेवलपमेंट पैकेजेस जो हैं वो दिए जाएंगे। और आपने ये जहन में रखना है कि आजकल रीसेशन चल रहा है, तो उसके होते हुए ये कंट्रीज जो हैं वो कैसे इतनी बड़ी फंडिंग के 2035 तक इन्होंने $7 ट्रिलियन जो है वो कलेक्ट करने हैं और उसको इन्वेस्ट करना है। इस प्रोजेक्ट को अभी तक साल डेढ़ से ज्यादा का अरसा हो गया है, बट इस पे हमें अभी तक कोई भी एवोल्यूशन होती हुई नजर नहीं आई। अगर हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट की देखें तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसीजर है वो बहुत इजी है। किसी कंट्री को जो मेंबरशिप है OBOR की वो लेनी है या अपने कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करवानी है, तो वो जस्ट चाइनीज गवर्नमेंट से जो बायलैटरल टाइज होते हैं उसके थ्रू वो बात करेंगे और चाइना जो है वो बायलैटरली फंड करेगा। और चाइना जो है वो कैसे फंड करेगा, वो अपने जो सेंट्रल बैंक्स हैं या जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वहां से वो फंड जारी करेगा। और जब किसी कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन चाइना जो है उनसे इस तरह करके लोन वापस लेगा कि शुरू के कुछ अरसे की जो इनकम होगी वो चाइनीज बैंक को ही जाएगी और बाद में ये इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी जब तक लोन जो है वो पे नहीं होता। तो चाइना ने जो है वो एक फुल मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। बट जो B3W की फंडिंग है, क्योंकि इसमें इतने सारे कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और अभी तक कोई भी पॉलिसी जो है वो डिवाइस नहीं हो सकी। The second point is governance of B3W. Governance is also one of the main concerns for the B3W because there is a lack of hierarchy. It has a lack of policy and no clear-cut direction has been set out. अब यही मसला है कि इसको गवर्न कौन करेगा। चाइनीज जो OBOR है उसको तो गवर्न करती है चाइनीज गवर्नमेंट, बट B3W को गवर्न कौन करेगा। कनाडा करेगा, इटली करेगा, जापान करेगा, US करेगा, UK करेगा, जर्मनी करेगा, कौन करेगा, IMF करेगा, वर्ल्ड बैंक करेगा। तो एक हायरार्की है ही नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा फ्लॉ है B3W में। किसकी बात मानी जाएगी, कौन कितने इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ अता पता नहीं है। फ्यूचर ऑफ BRI देखते हैं। अच्छा, तो जब B3W जो है वो अनाउंस हुआ तो चाइना ने भी, इवन उनको पता था कि इस पे कुछ खातिर खा काम नहीं होना, तो उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए भी अपना जो BRI है उसके स्कोप को वाइड कर दिया। In contrast, China has also announced that it will develop Health Silk Road, the Digital Silk Road and Green Silk Road। कि अब चाइना जो है वो हेल्थ पर भी काम करेगा, डिजिटली भी कंट्रीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और क्लाइमेट चेंज पे भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा। Without direct funding mechanism, B3 has also less streamed. Other attempts to compete with BRI by the Group of 20, Japan, EU, and the Blue Dot Network have all failed to challenge Beijing. B3W is likely to follow suit. अच्छा जी, चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए सिर्फ B3W ही नहीं, इससे पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए गए थे, बट दे ऑल वेंट इन वेन, वो सब बेकार गए और जो B3W है वो भी हमें फ्यूटाइल ही नज़र आता है। Let's talk about Chinese view on B3W. Chinese Foreign Minister Wang Yi said China is willing to work with the United States on a G7-led global infrastructure plan and welcome Washington to join its Belt and Road Initiative. अच्छा जी, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसका ये रिस्पॉन्स आया, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया कि हम इस तरह के इनिशिएटिव अगर US लेता है तो हम उसका साथ देंगे और जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करेंगे, बल्कि हम इन्वेस्ट भी करेंगे। और इन रिस्पॉन्स उन्होंने वाशिंगटन को, US को ये इनविटेशन भी दे दिया कि आप आएँ और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा बने। Wong urged Washington to work with China in Asia Pacific to build a family of openness, inclusiveness, innovation, growth, connectivity, and win-win cooperation, rather than turn the region into one of the conflict and confrontation. तो उसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि आप आएँ, अपने डेवलपमेंट्स
का आगाज़ करें एशिया पैसिफिक रीजन में। हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और ये जो कोऑपरेशन होगी ये विन विन सिचुएशन होगी। मतलब कि अगर एशिया पैसिफिक जो है वो डेवलप होगा तो यूएस और चाइना जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे, रादर दैन कि हम कोल्ड वॉर मेंटालिटी में जाएं और जो दोनों हैं एक दूसरे को कंटेन करने के लिए मिलिट्री एडवेंचरिज्म को अडॉप्ट करें। तो बेहतर है कि हम ऐसी स्ट्रेटजी को यूज़ करें जो कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन साबित हो। अब यहीं से पता चलता है कि चाइना जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर रहा है अगेंस्ट यूएस।